नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। आखिर कौन है जो देश में आतंकियों को प्रश्रय दे रहा है? आखिर कौन है जिसका आतंकियों के साथ में सीधा कनेक्शन है? देश भर के साथ अब छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच इस मुद्दे पर बहस छिड़ गई। दरअसल कांग्रेस पार्टी के संचार विभाग प्रमुख पवन खेड़ा शनिवार को रायपुर आए और राजीव भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए कि बीजेपी नेताओं के आतंकियों के साथ संबंध है और इसके पक्ष में उन्होंने कुछ उदाहरण देते हुए ये संगीन आरोप दोहराए। दूसरे पक्ष ने भी पलटवार में देर न की। भाजपा सांसद सुनील सोनी ने आतंकियों का कांग्रेस शासित राज्यों से कनेक्शन बना दिया। जाहिर सी बात है कि संगीन आरोप पर जो जिरह है वो लंबी चलने वाली है। इस मुद्दे पर दोनों पक्ष अपने तर्क रख रहे हैं और आने वाले कुछ और वक्त तक शायद नए तर्क रखेंगे उदाहरण के साथ। तो चलिए इस मंच पर भी दोनों पक्षों के नेताओं को सुनेंगे। शिवरतन शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक महोदय, नमस्कार, स्वागत है आपका। और सुरेंद्र शर्मा जी हैं जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से पक्ष रखेंगे। नमस्कार सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों नेताओं को सुनेंगे, इस विषय पर बहस भी होगी, लेकिन पहले जो पूरा घटनाक्रम रहा है, जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगीन आरोप लगाया गया, ये आपको सुनवाते हैं। भारत तो आत्मनिर्भर कब होगा हमें नहीं मालूम। भारतीय जनता पार्टी आत्मनिर्भर हो चुकी है आतंकवाद के मामले। ये हैं एआईसीसी संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा, जिनका आरोप है कि बीजेपी आतंकवाद पर निर्भर हो चुकी है। एआईसीसी में नई जिम्मेदारी संभालने के बाद पहली बार रायपुर आए पवन खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर कई संगीन आरोप लगाते नजर आए। पवन खेड़ा ने उदाहरण देकर बताया कि उदयपुर हत्याकांड में शामिल आतंकी बीजेपी का कार्यकर्ता है। एआईसीसी संचार प्रमुख ने दावा किया कि अमरावती और जम्मू कश्मीर हत्याकांड समेत मध्य प्रदेश, असम और महाराष्ट्र में हुई टेरर फंडिंग और आतंकी गतिविधियों में भी बीजेपी नेताओं के आतंकियों के साथ कनेक्शन मिले हैं। साहब, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये जरूरी है, इस देश के लिए जरूरी है, मेरे और आपकी आने वाली नस्लों के लिए जरूरी है। क्योंकि आज जो घिनौना खेल इस देश में चल रहा है, हो सकता है कोई पार्टी उससे चुनाव जीत जाए, लेकिन देश हार रहा है, यह हमारी चिंता है। पवन खेड़ा ने एक के बाद एक घटनाओं का जिक्र कर बीजेपी से पूछा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। इस पर बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने पलटवार में पवन खेड़ा को ज्ञान बढ़ाने की नसीहत दे दी। साथ ही कहा कि उदयपुर और अमरावती की घटनाएं कांग्रेस शासित राज्यों में हुई, जो ये बताता है कि आतंकवादियों के संबंध कांग्रेस से हैं। किसको संरक्षण दे रहा है उसको गिरफ्तार करिए ना, फांसी पर लटकाइए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए। हम तो मांग कर रहे हैं ना। तो उसके बाद में इस प्रकार का भ्रम फैलाकर आतंकवादियों को संरक्षण देने का काम अगर कोई कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। बहरहाल उदयपुर और अमरावती हत्याकांड को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। कांग्रेस का दावा है कि इन घटनाओं में शामिल आरोपियों के तार बीजेपी से जुड़े हैं, तो वहीं बीजेपी ताल ठोक कर कह रही है कि कांग्रेस शासित राज्यों में आतंकियों को संरक्षण मिल रहा है। अब बड़ा सवाल ये कि आतंकियों के साथ है कौन? राजेश राज, IBC 24, रायपुर। चलिए, तो हमारे साथ में दो वरिष्ठ नेता जुड़े हुए हैं अपनी अपनी पार्टियों का पक्ष रखने के लिए। शिवरतन शर्मा जी बीजेपी से और सुरेंद्र शर्मा जी हैं कांग्रेस पार्टी से। सबसे पहले शिवरतन जी, आप ही से सवाल है। भारतीय जनता पार्टी पर सीधे तौर के ऊपर गंभीर आरोप है कि जो हाल की घटनाएं हैं उसको गिनाते उन्होंने बताया कि कनेक्शन बीजेपी से और बीजेपी के नेताओं से है। पहले तो मैं माननीय पवन खेड़ा जी के बारे में बोलूंगा। अभी जब कुछ दिनों पहले राज्यसभा के चुनाव हुए और पवन खेड़ा जी का नाम कांग्रेस संसदीय बोर्ड ने घोषित नहीं किया, तो पवन खेड़ा जी ने सार्वजनिक रूप से बात कही थी कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई, उसके चलते मेरा नाम छूट गया। वो शायद उस तपस्या को पूरा करने के लिए एक झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के लिए वो रायपुर आए। और मैं तो आपके माध्यम से पूरी कांग्रेस पार्टी और पवन खेड़ा जी से कुछ प्रश्न करना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे हो। भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है जिसके 11 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं। कोई राजनेता प्रवास पे जाता है तो कोई भी सेल्फी लेने के लिए खड़ा हो जाता है, कोई राजनेता उसका बैकग्राउंड नहीं पूछता, कोई राजनेता उसका परिचय नहीं। ऑनलाइन सदस्यता में कोई सदस्य बन गया और सदस्य बनने के बाद अगर उसके बैकग्राउंड की जानकारी मिलती है तो भारतीय जनता पार्टी उसको तत्काल हटाती है।
आप भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जाकिर हुसैन कौन है? जाकिर हुसैन को राजीव गांधी फाउंडेशन ने 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद की। घोषित आतंकवादी है। और इसके लिए माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने एक शब्द उपयोग किया था, उनके साथ मंच साझा करते हुए कहा था, मैसेंजर ऑफ पीस। कौन है जाकिर हुसैन? जेएनयू में 2016-17 में घटना घटित हुई और सार्वजनिक रूप से नारे लगे उस अफजल गुरु के समर्थन में, जिस अफजल गुरु को देश में आतंकवाद फैलाने के लिए, संसद में हमले के लिए फांसी की सजा दी गई। वहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर समर्थन देने कौन गया? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी। बाटला हाउस में घटना घटती है, आतंकवादी मारे जाते हैं, एक इंस्पेक्टर उस घटना में मारा जाता है और सोनिया गांधी जी को नींद नहीं आती, निर्दोष मारे गए करके वो रात भर रोती रहती हैं। तो बुरहानवादी मारा शिवरतन जाता है, एक घोषित आतंकवादी। शिवरतन जी, कुल उसके जमा बात समर्थन ये में हुई, कुल कांग्रेस जमा आती बात है। ये हुई कि जितने उदाहरण आप गिना रहे हैं, इस वजह से जो अभी नाम गिनाए हैं वो सदस्य हो सकते हैं, उनका बैकग्राउंड चेक नहीं हुआ, हो सकता है कि उन्होंने ऐसे ही सेल्फी खिंचा ली हो। लेकिन पहले के इस तरह की पिक्चर्स के ऊपर जो विवाद हुए, जो कनेक्शन खोजे गए, क्या वो ठोक बजा करके पार्टियों ने उन्हें पार्टियों में शामिल किया था, ये भी सवाल है। चलिए, लेकिन आपकी बातों के उत्तर देने के लिए हैं सुरेंद्र जी यहाँ पर। सुरेंद्र जी, उत्तर दें। पुनीत जी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर उत्तर लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। जी जी, चलिए कर लीजिए, आप भी अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैंने पहले कहा है कि 11 करोड़ की सदस्यता में एक आध सदस्यता हो सकती है, पर कांग्रेस का तो चरित्र ही आतंकवादियों को समर्थन देने वाला रहा है। माननीय दिग्विजय सिंह जी ओसामा बिन लादेन को बोलते हैं ओसामा जी। आज स्वयं पवन खेड़ा जी जब प्रेस कर रहे थे तो घोषित आतंकवादी है मसूद अजहर साहब हो गए वो। आप आतंकवादियों को प्रतिष्ठित करते हो, भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। अगर घटना घटित हुई है और आपको लगता है कि उसमें कोई भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति शामिल है तो आप कार्रवाई करो, फांसी पे लटकाओ, हम उसके समर्थन में आए तो आप बोलना, पर आप लोग तो घोषित रूप से समर्थन करते रहे। ठीक है, चलिए अब जवाब दीजिए सुरेंद्र शर्मा जी। देखिए पाठक जी, आज का विषय है, अगर राजनीतिक दल जो है आतंकवादियों के समर्थन के निशाने पे हैं, ये देश के लिए बड़ा गंभीर चिंतन का विषय है। माननीय शिवरतन शर्मा जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का खंडन नहीं किया है कि वहां पर जो उदयपुर की घटना है उसमें शामिल जो हत्यारा है वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं था। इस बात का स्पष्ट खंडन भारतीय जनता पार्टी से नहीं आया। उसी तरह से एक अन्य आतंकवादी जिसके जम्मू कश्मीर में जिसका नाम लिया गया है, वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट से वहां का पार्षद का चुनाव लड़ा था। इस बात का भी खंडन भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है। पवन खेड़ा जी ने जो आरोप लगाए हैं उसमें तमाम ऐसे लोग हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से संलग्न पाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारी बहुत बड़ी पार्टी है, 11 करोड़ लोग हैं, शामिल हो गए होंगे, हमको पता नहीं चला। ठीक है, तो क्या कांग्रेस पार्टी के साथ कांग्रेस की सरकार से पूछ के लोग आकर आतंकवादी घटना करते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी की सरकार आतंकवादी घटनाओं पर आती है? आप अगर आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस शासित राज्यों में घटनाएं हो रही हैं, तो इसका कहने का आशय क्या है? आपका कहने का तात्पर्य क्या है? भारतीय जनता पार्टी उसी महमूद असगर को बड़े शान और शौकत के साथ अभी जो तत्कालीन हमारे सुरक्षा के सबसे बड़े अधिकारी हैं अजीत डोभाल जी, उनके नेतृत्व में और तमाम गृह मंत्री जा करके इसको कंधार पहुंचाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इस विषय में क्या कहेगी? दरअसल में बात यह है कि आतंकवादी घटनाएं जो भी हैं, जिस तरह से दहशतगर्दी कोई भी कर रहा हो, वो बहुत ही ज्यादा निंदनीय है और वो अशोभनीय है और चिंतनीय है। ऐसी परिस्थिति में अगर ये बात साबित होती है कि सत्तारूढ़ दल जिसका जो कि कहती है कि हमारा आतंकवादियों से दूर दूर तक संबंध नहीं है, तो पवन खेड़ा जी ने जो 4-5 नाम लिए हैं उसके संबंध में भारतीय जनता पार्टी ने किसी का भी खंडन नहीं किया है कि ये हमारे साथ नहीं थे या हमारे पास दल में नहीं थे, हमारी पार्टी में नहीं थे। तो इसको दरअसल में भारतीय जनता पार्टी को
राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए इस बात को आत्मावलोकन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे लोग जिनके खिलाफ अपने आप को आतंकवादी विरोधी पार्टी के रूप में घोषित करती भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी के रूप में घोषित करती है और नाना प्रकार के जितने अच्छे उपमा दिया जा सकता है भारतीय जनता पार्टी है, तो ऐसे गलत लोग इनके साथ क्यों हैं, ये देश जानना चाहता है। यही पवन खेड़ा जी ने पूछा भी है। जी शिवरतन जी, सवाल पूछा है और ये रिश्ता क्या कहलाता है ये वो बार बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूछ रहे थे, उत्तर दें। पुनीत जी, मैंने पहले कहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी आतंकवाद का या आतंकवादी का समर्थन नहीं करती। उसके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। पर मैंने कुछ घटनाओं का ऐसा उल्लेख किया है जिसमें सजा होने के बाद कांग्रेस के नेता उसके समर्थन में गए। एक उदाहरण रखता हूं, इंदिरा गांधी जी गिरफ्तार हुई और उसके बाद हमारे देश में प्लेन हाईजैक हुआ, शायद नाम उसका भोला पांडे था, और जो हाईजैकर था उसको बाद में कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित किया। आप क्या मैसेज देना चाहते हो? याकूब मेमन को बॉम्बे बम ब्लास्ट में फांसी की सजा हुई और फांसी की सजा घोषित होने के बाद दिग्विजय सिंह जी ने, शशि थरूर जी ने उसकी फांसी की सजा माफ करने के लिए पत्र लिखा। रात को सुप्रीम कोर्ट खुला, जो घोषित रूप से जिसको देश के न्यायालय ने फांसी की सजा दे दी बम ब्लास्ट के घटना में, उसके समर्थन में कौन खड़ा हुआ? आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, शशि थरूर जी। कौन है ये? मोहम्मद कासिम, भरूच में अहमद पटेल जी की हॉस्पिटल थी जिसका उद्घाटन करने स्वयं सोनिया गांधी जी गई थी, और भरूच की हॉस्पिटल में मोहम्मद कासिम नामक एक आतंकवादी वर्कर था। बाद में गुजरात की एसआईटी ने उसको गिरफ्तार किया। तो उसका मतलब क्या माननीय अहमद पटेल जी का भी उनसे कनेक्शन था जो उनकी अपनी अपनी हॉस्पिटल में उसको सर्विस दे रखे थे। आपके हाफिज जी मोहम्मद सुरेंद्र जी उत्तर देंगे इस बात के। दिग्विजय सिंह जी के ये उदाहरण है। देखिए, ऐसा है कि इस तरह की बातें कहना अपने आप में एक, अगर इतिहास की बात करेंगे तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आतंकवादी घटना में हमने अपने नेता श्रीमती इंदिरा गांधी को खोया है, आतंकवादी घटना में हमने अपने नेता राजीव गांधी को खोया है, आतंकवादी घटनाओं में हमारे, नक्सलवादी घटना में हमारे नेता नंद कुमार पटेल की हत्या हुई, विद्याचरण शुक्ल जी की हत्या हुई, महेंद्र कर्मा की हत्या हुई। मैं जानना चाहता हूं कि आतंकवादी घटनाओं में क्या भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह से खोया है? तो दरअसल में कांग्रेस तो कभी किसी तरह से आतंकवाद का समर्थन कर ही नहीं सकती। अगर फांसी के संबंध में है तो फांसी के संबंध में निजी विचार होते हैं। जब राजीव जी के हत्यारे के को भी सजा माफ करने के लिए आग्रह कर सकते हैं राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी, ये तो अपना एक फांसी देने नहीं देने के संबंध में अपना विचार है। किंतु सवाल ये है, आज इस बात का प्रश्न ये है कि चलो भारतीय जनता पार्टी तो पूर्ण राष्ट्रवादी है ना, एक मुसलमान को टिकट नहीं देती, फिर इतने आतंकवादी इनके सदस्य कैसे हो गए? जिन लोगों ने सरेआम गर्दन काट दिया हो, गर्दन काटते हुए वीडियो बनाया हो और पूरे देश में एक तरह से सामाजिक समरसता को इस तरह पलीता लगाने का काम किया हो, ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य कैसे हो सकते हैं और क्यों थे? ये एक प्रश्न जो भारत के लोगों की निगाह में कौन रहा है, इस प्रश्न का उत्तर हिंदुस्तान की जनता जानने के लिए आतुर है। जी शिवरतन जी। पुनीत जी, माननीय सुरेंद्र शर्मा जी ने कहा कि किसी मामले में किसी व्यक्ति के निजी ये हो सकते हैं। मैं पूछता हूं, अफजल गुरु के पक्ष में नारे लगे जेएनयू, उमर खालिद वगैरह गिरफ्तार हुए देशद्रोह के आरोप। चलिए ठीक है। अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के नाम पर राहुल जी गए, तो क्या ये व्यक्तिगत विचार माना जाएगा? आप राहुल गांधी शिवरतन जी और सुरेंद्र जी को जितने भी लोग सुन रहे होंगे, दो बड़े गंभीर नेता हैं और बहुत ही गंभीरता से बात करते हैं। दूसरा, और दो सबसे बड़े, एक मिनट शिवरतन जी, आप ही बातें दोबारा से दोहरा रहे हैं, लेकिन क्या अगर उन्होंने कहा कि पार्टी से कनेक्शन पाया गया, तो क्या स्टेट की सरकारों पर कनेक्शन निकालना आपको उसी अगले सेंटेंस में आपको ठीक लगता है? क्या कोई स्टेट सरकार, कोई भी किसी भी दल की, ये चाहेगी कि उसके आकर आतंकी कोई घटनाक्रम कर जाए और उसको वो प्रश्रय देगा ताकि उसके स्टेट में अशांति फैले?
कई जगह आपकी भी सरकारें, केंद्र में भी आपकी सरकारें, प्रदेश में भी आपने शासन चलाया था। क्या इस पूरे परिदृश्य में जो एक दूसरे पर आरोपों और उदाहरणों के साथ पेश किए जा रहे हैं, जनता के बीच में बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है कि दो सबसे बड़े ऐसे दल जिस पर देश की राजनीति और देश को चलाने की जिम्मेदारी रही है और अभी भी है, पक्ष और विपक्ष जिन्हें हम कह सकते हैं, अलग अलग प्रदेशों में भले कुछ परिस्थितियां अलग हों, लेकिन क्या कोई भी सरकार किसी आतंकी पर कार्रवाई नहीं करेगी, किसी आतंकी को बचाने की कोशिश करेगी? क्या जवाब में आपको ये बातें भी ठीक लगती हैं? क्या उदयपुर की घटना के बाद में भी एक्शन नहीं हुआ है? पुनीत जी, कांग्रेस का चरित्र आतंकवादियों को बचाने का रहा है। इसके कुछ उदाहरण मैंने आपके सामने रखे हैं जी। यासीन मलिक पाकिस्तान जम्मू कश्मीर का घोषित आतंकवादी रहा है। उसने स्वयं टीवी डिबेट में 24 लोगों की हत्या को स्वीकार किया। कांग्रेस की जब यूपीए की गवर्नमेंट रही, मनमोहन सिंह के पास मिलता रहा, उसको राजकीय सम्मान प्राप्त होता रहा। नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद वो जेल की शिकंजों के भीतर है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज बब्बर जी का 2018 के चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ प्रवास हुआ था। माननीय सुरेंद्र शर्मा जी ने छत्तीसगढ़ की घटना को उल्लेख किया था। वो घटना बहुत दुखद हुई थी। वो नुकसान चाहे विद्याचरण जी, महेंद्र कर्मा जी, नंद कुमार पटेल जी, वो सिर्फ पार्टी के नेता नहीं थे, प्रदेश के नेता थे, और वो नुकसान पूरे प्रदेश का है। जो नक्सली उनकी हत्या के लिए जिम्मेदार, उनको कांग्रेस का वरिष्ठ नेता कांग्रेस की सभा में क्रांतिकारी घोषित कर। राज बब्बर जी की सभा हुई थी रायपुर, और राज बब्बर जी ने अपनी सभा में उनको क्रांतिकारी घोषित किया। तो भाई, ऐसे लोगों को महिमा मंडित करने का काम, ऐसे लोगों को संरक्षण देने का काम हमेशा कांग्रेस ने किया है। इसके लगातार उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं। ठीक है, लेकिन उस सवाल का जवाब नहीं आ रहा है अभी भी शिवरतन जी। वो सवाल का जवाब नहीं आ रहा है कि क्या इसके जवाब में किसी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ये जो आरोप लग रहे हैं कि जहां आपकी गवर्नमेंट में ये काम हो रहा है, महाराष्ट्र का आप अमरावती का जिक्र कर लें या आप राजस्थान का उदयपुर का जिक्र कर लें, कहीं पर भी इस तरह की घटनाएं किसी भी सरकार के ऊपर ही एक दाग होती हैं। क्या कोई सरकार उनको प्रश्रय देगी? देखिए, उस सरकार ने कन्हैया लाल को धमकी मिली, अमरावती में डॉक्टर उमेश को धमकी मिली। जब इनने थाने में रिपोर्ट लिखाई तो सरकार को जितनी गंभीरता से उस पर कार्रवाई करनी थी और उनको संरक्षण देना था, वो संरक्षण नहीं दिया गया। उसके चलते ये घटनाएं घटित हुई। सरकार को गंभीरता से उनकी रिपोर्ट पे ध्यान देना चाहिए था। कहीं ना कहीं सरकार का ऐसे आतंकवादियों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, और सॉफ्ट कॉर्नर का लाभ आतंकवादी। चलिए सुरेंद्र शर्मा जी, सॉफ्ट कॉर्नर सरकारों का रहता है जहां कांग्रेस की होती है, इसके उत्तर दें। इससे बड़ा हास्यास्पद कोई बात कोई नहीं हो सकती कि उदयपुर की घटना के 24 घंटे के अंदर वहां की सरकार ने हत्यारों को पकड़ा। उसके बाद केंद्र की सरकार ने कहा कि हम NIA से जांच कराएंगे। कहा लीजिए, आप जांच करा लीजिए। तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं, और मैं तो कहता हूं कि हम पर इतने ज्यादा आरोप लगाने वाले लोग, कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ जब आपने सरकार बनाई और वहां पर जब लगातार हत्याकांड होता रहा, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप कहते हैं कि कांग्रेस शासित राज्यों में इस तरह घटनाएं घटती हैं, तो यही तो एक प्रश्न भी पैदा होता है कि आतंकवादी घटनाएं कांग्रेस शासित राज्यों में क्यों होती हैं? ईडी और CBI की जांच और इनके छापे सिर्फ कांग्रेस शासित राज्यों में क्यों पड़ते हैं? यही तो एक प्रश्न है। आपने जो प्रश्न किया है, यही तो एक प्रश्न है कि भाई इस तरह की घटनाएं जहां आपकी सरकार है वहां पर क्यों रुक जाती है? और जब ऐसा कोई आतंकवादी निकलता है, उसके आपके दल के साथ किसी न किसी तरह से संबंध निकलता है, तो प्रश्न तो ये है, आज चिंता का विषय ये है, और मैं ये कह रहा हूँ कि आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। आज देश जिस मुहाने पे खड़ा है, आज गंभीर चिंतन करने की आवश्यकता है और इस बात को लगाम लगाने की आवश्यकता है। इस देश के लिए बहुत जरूरी है कि आतंकवादी घटनाएं फाइनल उत्तर देंगे इस पर। ये बहुत जरूरी है। देखिए, मैं इस बात से सहमत हूँ कि ऐसी घटनाओं पे ब्रेक होना चाहिए, आतंकवादियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, देश में विघटनकारी तत्वों को दबाया जाना चाहिए। इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। पर फिर से एक बात कहता हूँ कि कांग्रेस का इतिहास आतंकवादियों के समर्थन का इतिहास रहा है। मैंने 10 उदाहरण आपके सामने रहे हैं,
और ये ठीक है। आतंकवाद पनपा है। चलिए, उसके उदाहरण लिए दोनों कांग्रेस की पक्षों की सरकारें तरफ से रखे गए। जिम्मेदार बनी। उन्होंने भी कई उदाहरण रखे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आपने भी यहाँ पर एक से बढ़कर एक कई उदाहरण पिछले काफी लंबे समय से लेकर यहाँ तक रखे। लेकिन मूल प्रश्न है वहीं का वहीं, क्या कोई भी आतंकवाद जो देश को, प्रदेश को, लोगों को नुकसान पहुंचाता है और लोगों के लिए आप तमाम दल काम करते हैं, उनके ही समर्थन के लिए, उनके ही अधिकारों के हक के लिए आप काम करते हैं, तो क्या कोई भी दल जानकर, समझकर, जानने के बाद क्या इनको प्रश्रय दे सकता है? और अगर ये बातें लोगों के बीच में इस तरह से प्रेजेंट की जाएंगी तो क्या बहुत अच्छी राजनीति का एक उदाहरण है? ये जरूर लोगों के जहन में एक सवाल था, जो आप दोनों के उत्तर सुनने के बाद कितना उनको उत्तर मिल पाया, शांत हो पाया, ये जनता आपको जरूर बताएगी। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।